जो टेस्ट अभी तक देश में हुए हैं प्रारंभ से लेकर अब तक, वो 15 करोड़ 55 लाख से भी अधिक हो गए हैं। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है वो लगातार घट रही है और 6.37% है। लेकिन यदि आप पिछले सप्ताह के आंकड़ों के आधार पर औसत दैनिक पॉजिटिविटी को देखें तो वो 3% है। तो दोनों में गिरावट है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी भी घट रही है और डेली पॉजिटिविटी है वो भी घट रही है। लेकिन अगर हम विश्व को देखें, और इसमें हम आपको डेथ्स भी दिखा रहे हैं और नए केसेस जो पूरे विश्व में हो रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। तो ये जो पतली नीली रेखा है, द थिन ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स डेथ्स। तो आप देखेंगे कोविड से होने वाली जो मृत्यु हैं वो अप्रैल में उन्होंने विश्व में एक पीक देखा था, एक ऊंचाई छुई थी, उसके बाद फिर उनमें डिक्लाइन हुआ और वो घटती गई। लेकिन नवंबर से जो मृत्यु हो रही हैं कोविड से विश्व में वो फिर से बढ़नी शुरू हुई हैं और लगातार अभी भी बढ़ रही हैं। तो ये एक चिंता की बात है, पूरे विश्व में ये हो रहा है। इसके अलावा अगर आप अमेरिकाज यानी यूएसए और कनाडा को देखें और यूरोप के देशों को देखें तो वहाँ जो प्रतिदिन नए केसेस आते हैं, जो हमने यहाँ पीले रंग के बार से दिखाए हैं और हरे रंग के बार से दिखाए हैं, तो उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ भी जून जुलाई में एक पीक आया था और उसके बाद फिर केसेस नीचे जा रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि नवंबर से अब वो लगातार बढ़ रहे हैं। और एक देश में तो अब प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा नए केस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और 3000 से ज़्यादा मृत्यु भी प्रतिदिन रिपोर्ट हो रही है। तो ये विश्व की जो स्थिति है उसमें अभी भी स्टेबलाइज होता हुआ इन्फेक्शन नज़र नहीं आता। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में जो केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है अभी भी विश्व के सबसे कम में से हैं, अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 7178 प्रति मिलियन केसेस हैं, विश्व का एवरेज 9000 का है और अनेक देश हैं जहाँ ये 30,000 40,000 से भी अधिक है। अगर मृत्यु पर मिलियन पॉपुलेशन को देखें तो भारत में ये 104 हैं और अनेक देश हैं जहां ये भारत से 8 गुना 9 गुना और 10 गुना ज़्यादा है प्रति मिलियन मृत्यु। पिछले 7 दिनों में कोविड से होने वाली मृत्यु का अगर हम विश्लेषण करें तो भारत में 2 मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन है पिछले 7 दिन के आंकड़ों के आधार पर, और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 40 से लेकर 70 के बीच में है। अब केस फर्टिलिटी रेट को देखें, इसका अर्थ है कि कुल जितने लोग पॉजिटिव हैं और उसमें जो कुल मृत्यु हुई उसका अनुपात। तो केस फर्टिलिटी रेट 1.45 है हमारे यहाँ, और जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं और डॉक्टर पॉल ने भी आपको बताया है, भारत सरकार का राज्य सरकारों से और संघ शासित प्रदेशों से ये अनुरोध रहता है और ये परामर्श रहता है कि केस फर्टिलिटी रेट को 1% या उससे कम पर लाया जाए। यानी इस प्रकार से केसेस का मैनेजमेंट हो अस्पतालों में, इस प्रकार से उनको अस्पताल में समय पर लाया जाए कि कम से कम मृत्यु हो पाए। तो भारत में ये 1.45 है केस फर्टिलिटी रेट वर्तमान में, विश्व का औसत 2.26 है और बाकी देशों का कंपैरिजन हमने इसमें आपको दिखाया है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो हम 95% से अधिक रिकवरी कर चुके हैं। यूएसए, इटली, रशिया, ब्राज़ील के रिकवरी रेट हमने आपको दिखाए हैं। यूके और फ्रांस नियमित रूप से अपने रिकवरी रेट रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो विश्व की जो अनेकों वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के आंकड़ों को ट्रैक करती हैं उसमें आपको इन 2 देशों के रिकवरी रेट नहीं मिलेंगे। लेकिन जो देश नियमित रूप से रिपोर्ट करते हैं उनके साथ हमने भारत की तुलना की है और आपके सामने ये आंकड़ा रखा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। सितंबर के मध्य में हमने सबसे अधिक एक्टिव केसेस देखे थे। एक्टिव केस वो होते हैं जो या तो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर घरों में सेल्फ आइसोलेशन में हैं डॉक्टर की निगरानी में।
तो वो 10 लाख से अधिक थे सितंबर के महीने में। फिर अक्टूबर में वो 9 लाख हो गए, 16 अक्टूबर में 8 लाख हो गए, और फिर घटते घटते अभी 6 दिसंबर को वो 4 लाख हो गए, और वर्तमान में अब वो 4 लाख से भी कम है, 3,50,000 से नीचे चले गए हैं। लेकिन अगर राज्यों की स्थिति को देखें तो ये वो 5 राज्य हैं जहां अधिकतम प्रतिदिन औसत मामले दर्ज किए जा रहे हैं, और ये हमने आपको वीक ऑन वीक के आंकड़े दिखाए हैं। तो आप देखेंगे कि केरल में जहां एक और नवंबर के मध्य में 5,500 केसेस प्रतिदिन होते थे, वो घटे हैं और 4,600 पर आ गए हैं दिसंबर के मध्य में। लेकिन अभी भी देश में अगर आप औसतन प्रतिदिन केसेस के मामलों को देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा केस मिल रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जहाँ अभी 4,000 से कुछ अधिक केस प्रतिदिन औसतन आ रहे हैं। और जब सबसे ज़्यादा अगर पिछले 4 हफ्तों का आप आकलन करें आ रहे थे तो वो नवंबर के मध्य में थे। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, वहाँ औसतन 1432 नए केस प्रतिदिन आते हैं, ये पिछले सप्ताह का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, यहाँ 2,600 से अधिक केस हैं औसतन प्रतिदिन पिछले सप्ताह। उससे पहले और अधिक थे, अगर आप नवंबर में देखें 18 नवंबर से 24 नवंबर तो 3,600 औसतन केस आते थे। और दिल्ली देखें तो दिल्ली में काफ़ी गिरावट आई है, 6,400 से घटकर 2,129 हो गया। लेकिन दिल्ली में जिस अनुपात में नए केसेस की संख्या घटी है वो दक्षिण भारत के राज्यों के अनुपात में अभी भी कम है। आपको याद होगा कि किसी समय पहले 5 राज्यों में दक्षिण भारत के अनेक राज्यों के नाम आते थे। पंजाब की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो मृत्यु हो रही हैं ये चिंता का विषय है। हमने अलग से पंजाब के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के उनसे बात की है और विमर्श किया है, उनको कुछ सुझाव भी दिए हैं। उस बैठक में डॉक्टर पॉल भी मौजूद थे जहां हमने ऐसे राज्यों से चर्चा की जहां औसतन मृत्यु के आंकड़े कुछ चिंताजनक हैं। अब मैं आपको वैक्सीनेशन की जो तैयारियों में कुछ नई बातें हुई हैं वो बताना चाहूँगा। हमने पिछली बार आपको बताया था कि पूरे देश में एक मल्टी लेवल गवर्नेंस मैकेनिज्म स्थापित किया गया है जो वैक्सीनेशन के कार्यों पर निगरानी रखेगा और सहायता प्रदान करेगा। राज्यों में 2 प्रकार की समितियां हैं, एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट चेयर्स द स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, और एक स्टेट टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता स्टेट के स्वास्थ्य सचिव करते हैं। तो सभी 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इनकी बैठकें हो गई हैं। 633 जिलों में जो जिला की टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट heads the district task force, and there are 633 districts across the country where these task forces have met. 23 मंत्रालय और विभाग भारत सरकार में और राज्य सरकारों में चिन्हित किए गए हैं और उनको स्पेसिफिक भूमिका बांटी गई है, और ये भूमिका है प्लानिंग से संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित और अवेयरनेस जनरेशन से संबंधित। जब भी वैक्सीन का रोल आउट होता है उस समय इन 23 मंत्रालयों और विभागों की खास जवाबदेही रहेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, वैक्सीनेटर्स जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, उनके जो वैकल्पिक वैक्सीनेटर्स होंगे उनके भी तैयार हो गए हैं। कोल्ड चेन हैंडलर्स, सुपरवाइजर्स, डाटा मैनेजर्स, आशा कोऑर्डिनेटर्स, इन सब के ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। फिजिकल ट्रेनिंग और वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग दी जानी है वो प्रारंभ हो गई हैं सभी राज्यों में, और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य मुख्यालय के स्तर पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये वो लोग हैं जो कि फिर डाउन द लाइन बाकी मैन पावर को ट्रेन करेंगे, उनके प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिए गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट में विस्तृत गाइडलाइन इशू की गई हैं ताकि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन
इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल कोल्ड चेन इक्विपमेंट के एस्टिमेशन कर सकें। यानी हमने उन्हें इस तरह की गाइडलाइन दी है कि यदि आपको कुल इतनी क्वांटिटी वैक्सीन की मिलती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस प्रकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। ये आकलन अब सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड। इसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड चेन एट द लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां से वैक्सीनेशन सेशन साइट पे वायल्स ट्रांसपोर्ट की जाएंगी वैक्सीन की। तो वो जो अंतिम बिंदु है कोल्ड चेन का, वहां किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ये, और सेशन साइट पर जहां टीकाकरण किया जाना है वहां किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कोल्ड चेन के हिसाब से, इसकी गाइडलाइंस भी हमने राज्यों के साथ साझा की हैं। हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे। ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी राज्यों के पास पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किया जा रहा है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये एक क्रिटिकल बिंदु है। जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, जो हम अनेक दशकों से इस देश में करते आ रहे हैं, तो भी बच्चों में और गर्भवती माताओं में कुछ कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं टीकाकरण के बाद। तो इसलिए जब भी हम कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे तो उस समय भी एडवर्स इवेंट्स की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन देशों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ हुआ है, विशेषकर यूके, वहाँ पहले ही दिन एडवर्स इवेंट्स हुए हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इसके लिए भी तैयारी करें। तो सबसे पहला काम ये किया है भारत सरकार, जारी किए हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे वैक्सीनेशन के दौरान, यानी जब आप टीकाकरण कर रहे हैं सेशन साइट्स पे क्या व्यवस्था हो जिससे इन्फेक्शन न फैले। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ माइनर, सिवियर और सीरियस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये 3 कैटेगरी में एडवर्स इवेंट्स को बांटा जाता है। सीरियस एडवर्स इवेंट वो होता है जहां हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हो। बाकी 2 कैटेगरीज माइनर और सिवियर की हैं। लेवल पर न्यूनतम एक, मिनिमम 1, एटलीस्ट 1 AEFI मैनेजमेंट सेंटर आइडेंटिफाई करके राज्य सरकारें रखेंगी। ये AEFI जो सेंटर हैं, ये PHC हो सकते हैं, CHC हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकते हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी फैसिलिटी हो सकती है जो फिक्स्ड है और जिसमें मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है, जिसको जैसा मैंने पहले बताया हम प्रशिक्षण अलग से दे रहे हैं, हाउ टू मैनेज दीज एडवर्स इवेंट्स इफ दे हैपन। एवरी सेशन साइट विल बी मैप्ड टू वन ऑफ सच AEFI मैनेजमेंट सेंटर्स, यानी किसी भी टीकाकरण केंद्र पर यदि कोई एडवर्स इवेंट होता है तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाना है ये पहले से स्पष्ट रहेगा। एंड AEFI रिपोर्टिंग थ्रू कोविन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, उसका एक मोबाइल वर्जन भी है, उसमें भी हमने एक सुविधा दी है जिसके माध्यम से इस प्रकार के इवेंट्स को रिपोर्ट किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते जो मेन हेडलाइंस लेके आपके पास आए हैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। जो उसमें मेन बात उभर के आ रही है वो एक जो कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है अपने देश का और विश्व के मुकाबले में, वो एक क्लियर रिमाइंडर भी है और इस स्टेज पे तो एक सेटिस्फाइंग सिचुएशन भी है। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में सारे विश्व में जो मोर्टेलिटी हुई है उसका जो पर मिलियन आंकड़ा है वो 5 गुना है वर्ल्ड का एवरेज, और यूरोप के देशों में 8 गुना उससे भी ज़्यादा है, और केसेस का जो हुए हैं वो 3.5 गुना एवरेज के हुए हैं, और बहुत सारे देशों में वो
7, 8, 10 गुना भी हुए हैं। तो ये जो कंट्रास्ट अब इमर्ज हुआ है ये हमारे लिए सीख इसलिए है कि ऐसी संभावना हमारे देश में आगे हो, सेकंड पीक आए या थर्ड पीक आए, ये संभव हो सकता है। ये वायरस की फितरत में है, वायरस के बिहेवियर में है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते उसकी वजह से एक डेफिनेट प्रेडिक्शन करना असंभव है। तो ये याद दिलाता है कि सिचुएशन ठीक होके भी बहुत सारे देशों में बहुत ख़राब तरीके से और बहुत बुरे तरीके से एक भयानक पिक्चर लेके हमारे सामने आ रही है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो द लेसन इज डोंट टेक द सिचुएशन फॉर ग्रांटेड, एंड द अदर पार्ट ऑफ दिस इज द ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, reassuring thing. The good news is that the cases are declining, mortality is declining, it's well below 400 per day. Cases have come down to almost 22,000. This is the kind of number that we all experienced in the month of July. So that is very reassuring. As a nation, we seem to be now doing very well. We are saving lives. But remember, this cannot be taken for granted, because an overwhelming proportion of our people, our citizens, we all are still very, very susceptible to this virus. Don't take it for granted. So that is the first message, and of course the reassuring thing is that people are also saying that the R naught has come below 1, so the pandemic is shrinking. We should be happy about that, but cautiously happy. We are happy also to note that Delhi has made progress. यहाँ आते हैं तो आपके साथ दिल्ली की चर्चा हम ज़रूर करते हैं. So we congratulate the government of Delhi, as also all the other governments who have done so well in contributing toward such a significant control in recent times. But as Secretary Sir pointed out, there are states where we still have concern, and I want to add Uttarakhand, where still there is a worry. It is still stuck at a high level, Nagaland and Himachal Pradesh. तो वहाँ की जनता के लिए भी, वहाँ के सिटीजन्स के लिए भी और सरकार के लिए भी हमें यही रिक्वेस्ट करना है कि सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए हर कोशिश की जाए, और उसके प्रिंसिपल्स हम बार बार यहाँ इनंसिएट करते हैं, और मिलके हम उसको कंट्रोल करेंगे और वहाँ की सिचुएशन को और सुधारेंगे. So this is the first message, but remember, we cannot take this situation for granted. This can change unexpectedly, this can escalate unexpectedly. There is still a very long way, there is hell of a lot of virus still in our society. So that is the first part. On vaccine, there are 3 developments which are again positive developments. Firstly, this week, the Drugs Controller General of India has granted clearance for clinical trials for one more candidate vaccine from India. This is a vaccine, as you know, it was here in the news, but हम चिन्हित करना चाहेंगे कि जिनोवा कंपनी ने DBT की मदद से, this is a truly again an Indian vaccine. भारतवर्ष की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी found to be useful enough and in the laboratory effective enough in terms of its biological functions to be taken for clinical trial phase 1, phase 2. And an important part of this vaccine is, unlike Pfizer vaccine or some others, this vaccine, if it comes into existence, will be maintainable at normal cold chain conditions in a normal fridge. ये बहुत बड़ी बात है. mRNA वैक्सीन -70 की बात सुनते हो, और यहाँ हम कह रहे हैं नॉर्मल कोल्ड चेन, जिसका कि हमने आपको बहुत अच्छा अपडेट दिया. तो ये पहली डेवलपमेंट है जो कि हमें गर्व कराती है, और वैक्सीन की श्रृंखला में एक अच्छी पाइपलाइन को डेवलप दिखाई दे रहा है. तो अब हमारे 3 वैक्सीन अपने हो गए हैं, भारत बायोटेक ICMR वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन, और तीसरा जिनोवा DBT वैक्सीन. इसके अलावा आपको मालूम है कि 3 और वैक्सीन ट्रायल्स में है. सीरम का वैक्सीन है, और स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा, और बायोलॉजिकल एक वैक्सीन है जो कि फेज 1 फेज 2 में है. तो अब हमारे पास 6 वैक्सीन एट दिस टाइम आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स इन आवर नेशन. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सेकेंडली, जो आपको ज्ञात है
कि 3 वैक्सीन्स की एप्लीकेशन हमारे ड्रग्स कंट्रोलर साहब के पास हैं और उनको एग्जामिन किया जा रहा है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए कि उनको क्या प्रोग्राम में लाया जा सकता है। इसको इट्स बीइंग एग्जामिन्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस using the frameworks that are scientific, the frameworks that are globally aligned, and ensuring that the vaccine is safe, the vaccine is immunogenic adequately, and also it is effective in reducing the incidence of COVID-19 disease in people. ये 3 एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशंस हैं, इनका इटरेटिव प्रोसेस है, डेटा मांगा जाता है, डेटा दिखाया जाता है, और दिस इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब इन प्रोसेसेस की हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट 1 इंडिविजुअल और 3 पीपल, दीज आर पीपल हु आर साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियंस, बेसिक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जो इकट्ठे बैठ के देखते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट, और वो साइंस के बेस के ऊपर ये फैसले करते हैं दैट एंड दीज पीपल रिप्रेजेंट द वेरी बेस्ट, द मोस्ट कॉम्पिटेंट, ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स। तो ये सिस्टम इस तरह से हमारा सशक्त सिस्टम है कि इसकी धाक है दुनिया में, और जो भी ये सिस्टम्स के द्वारा वैक्सीन आज तक आए हैं उन वैक्सीन्स ने अपना काम करके दिखाया है। तो ये इंडिपेंडेंट काम, ऑब्जेक्टिव काम अच्छी तरह से होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो ब्रॉड गाइडलाइंस इम्प्लीमेंटेशन की हैं वैक्सीन की, जैसा राजेश जी ने बताया, उनको हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर किया है। उसमें ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दिखाए गए हैं, उसको लागू कैसे करना है नीचे से नीचे स्तर तक और स्टेट लेवल पे उसको दर्शाया गया है। उसके बेस के ऊपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन कार्यक्रम है वो अब स्टेट की तरफ बढ़ गया है और एक्शन की तरफ चला गया है। उसमें जो एडवर्स इफेक्ट की बात कही है सेक्रेटरी सर ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि उसमें एडवर्स इफेक्ट अगर आते हैं तो उसको कैसे टैकल करना, कैसे बचाना, कैसे रिपोर्ट करना, कैसे ऊपर एक्शन लेना, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के अलावा जब भी कोई नई दवाई या नया वैक्सीन लागू किया जाएगा देश में, तो एक फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल की फेज़ होती है, उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी कहा जाता है। और वो जिम्मेवारी जो कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो वॉच करती है कि अब ये दवाई आ गई है, पास हो गया सब कुछ। उसके बाद भी ट्रैक किया जाता है कि उसका कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, तो वो रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी 2 लेवल पे कम से कम सिस्टमैटिक तरीके से बाद में होने वाले असरों को पहचाना जाता है, टैकल किया जाता है, और ये साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि अगर एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन जैसे जैसे भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज होके आपके सामने आएंगे, देश में इस्तेमाल होके आएंगे, आपको पूरा फेथ होना चाहिए कि ये वैक्सीन साइंटिफिकली प्रूवन है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, सेफ हैं और इफ़ेक्टिव हैं। आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इस काम को निभाने की जिम्मेवारी ली है, वो जब ये फैसला करेंगे, वी मस्ट हैव फेथ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपने देश की इंस्टीट्यूशंस में हमें ये छवि दिखनी चाहिए कि ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स से भी बेहतर काम करने में की ताकत रखते हैं। अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि ये याद रहे कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि जब हम लापरवाही करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो दवाई तो आज भी नहीं है और ढिलाई का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये देखना कि नीचे केसेस आ गए हैं तो हम लिबर्टीज़ लेंगे, ऐसा हम नहीं प्लीज़ करेंगे। अभी आगे लंबी लड़ाई है और हमें वो सब प्रिकॉशंस लेनी है जिनका कि वायदा हम एक दूसरे से हर हफ्ते यहाँ याद दिला के करते हैं कि हम मास्क पहनेंगे, हम 2 गज़ की दूरी रखेंगे, हम हैंड हाइजीन रखेंगे, हम आयुष के प्रोडक्ट्स को अब से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, अपने बुज़ुर्गों को बचा के रखेंगे और हम आरोग्य सेतु को अपनाएंगे। अगर हम में सिम्टम है तो अपना टेस्ट कराएंगे ताकि अपने को भी बचाएं और दूसरों को अपने से संक्रमण ना हो, ये भी संभव करें। और इसी तरह से अगर मैं उस व्यक्ति के साथ हूँ जिसके साथ ऐसा कांटेक्ट हुआ है तो मैं क्वारंटाइन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करूँ।
तो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जब हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके सामने लाए हैं, ये रीअश्योर करते हैं कि हमारा देश इस महामारी को पकड़ में है, इसको वायरस को हम अब काफ़ी हद तक चेज़ कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी ढिलाई हम नहीं बरतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, दिल्ली के बॉर्डर पे करीब करीब सारे बॉर्डर पे हजारों इवन लाखों किसान बैठे हैं और बहुत, इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को कितना खतरा है और देश को कितना खतरा है इससे, और इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मैं प्रारंभिक उत्तर दे देता हूं, फिर साइंस पर आधारित तथ्यों से डॉक्टर पॉल आपको अवगत कराएंगे। जब भी एजिटेशन या धरने होते हैं तो ये स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ होती हैं जो अंतिम निर्णय लेती हैं। इसमें अंतिम निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय का या राज्यों के स्वास्थ्य विभाग का नहीं होता है। डॉक्टर पॉल। मैं यही कहूँगा कि जब ये इकट्ठ हुआ है उसमें वो सब प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए कि संक्रमण नहीं बढ़े। ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और इसमें हमें आप अपनी तरफ से भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि इस संक्रमण के टाइम पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनकी तरफ ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हमें इसके लिए सबके साथ की ज़रूरत है, और मैं यही अपील करूँगा आपकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से, कि उन बिहेवियर्स को हमें नहीं भूलना है। डेमोक्रेसी के प्रोसेसेस चलने चाहिए, लेकिन साथ में जो एक डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है उससे अपने आप को बचना और समूह को बचाना भी हम सबकी जिम्मेवारी है। I just want to ask you, there are some reports in Gangaram Hospital in Delhi of some sort of a fungal infection. Doctors are saying it's because of COVID and it's leading to patients losing their eyesight. Is that correct? What is your assessment? Are you aware of this also? हाँ, अवेयर हैं, कुछ बताया गया है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये एक फंगल डिजीज़ होती है, और जब डायबिटिक्स में पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पहले भी कोविड की एब्सेंस में भी ये डिज़ीज़ आती है, और ये काफ़ी डेवस्टेटिंग डिज़ीज़ होती है, एक डीप इन्फेक्शन होती है। इसका जो क्योर है आसान नहीं होता। तो कोविड में क्योंकि एक ऑलराउंड सिस्टमिक स्प्रेड होता है, डिप्रेशन होता है सब ऑर्गन फंक्शंस में, किसी में ज़्यादा, किसी ऑर्गन सिस्टम में कम। तो जैसे जैसे कोविड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। उसके जो प्रोटोकॉल हैं उन्होंने ठीक उसी तरह से ही काम किया है, लेकिन ये एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और ये इसी बात को दर्शाता है कि ये डिज़ीज़ अपने आप में एक बहुत माइल्ड डिज़ीज़ भी हो सकती है, बिना सिम्टम की भी डिज़ीज़ हो सकती है, लेकिन एक बहुत बहुत सीरियस रूप भी ले सकती है, और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी अभी देखने में आ रही हैं जो कि अभी तक ऐसी डिस्क्राइब नहीं थी। जो नेशनल रेगुलेटर हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनके यहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती हैं, जैसा डॉक्टर पॉल ने बताया कि उसमें प्रत्येक विषय के जानकार विशेषज्ञ होते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जो 3 एप्लीकेशंस उनके सामने थीं, फाइज़र, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, उनका विश्लेषण किया, अतिरिक्त आंकड़ों की मांग की है। वो अतिरिक्त आंकड़े तीनों एप्लीकेंट्स द्वारा उनको समर्पित किए जाएंगे, उसके आधार पर वो विचार करेंगे। इस पूरे विचार विमर्श के प्रोसेस से वैक्सीनेशन की टाइमलाइंस पर कोई असर पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना नहीं है। डॉक्टर पॉल। हमारी तैयारी, जैसे हम आपको बता रहे हैं, पूरी तरह से ठीक तरीके से टाइमलाइंस के हिसाब से चली हुई है, और जैसे बताया गया जो लाइन लिस्टिंग है हमारे हेल्थ वर्कर्स की, वो बिल्कुल तैयार है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इतने ही ये स्टेज आना और उसको फैक्टर इन करना पहले से ही सोचा गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है। पूरा ट्रायल तो अभी यहाँ ख़त्म होना है, तो इसके पहले सोचा जा रहा है कि इस ऐसे पॉइंट पे रुकें जहाँ पे कि रीजनेबल से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो कि अब सब ठीक है, उन्हीं 3 पैरामीटर्स पे जिसकी मैंने चर्चा करी, सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो वो जब उस पॉइंट के लिए आप साइंटिफिक इंक्वायरी करते हो तो और डेटा मांगते हो और इन्फॉर्मेशन मांगते हो, एक रोलिंग रिव्यू की तरह सिचुएशन है ये, तो इसको साइंटिफिक प्रोसेस मानना चाहिए। दिस इज़ ऑल बीन फैक्टर्ड इन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड डिसीजन सून। सवाल ये है कि वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां
जोरों पे हैं, लेकिन सर जो आर्म फोर्सेस हैं जो कि इस वक्त बॉर्डर पे हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ की आने वाले 2 महीने ऐसे हो जाएगा कि कट ऑफ हो जाएगा, तो उनके लिए किस तरीके की प्लानिंग है उनको वैक्सीनेशन देने के लिए, आर्म फोर्सेस के लोगों को जो कि LOC LAC पर इस वक्त तैनात हैं? जैसा हमने पहले आपको आपके संज्ञान में लाया था कि प्रत्येक जिले में जो LOC का इलाका है या बॉर्डर का इलाका है वो किसी न किसी प्रशासकीय जिले का हिस्सा है। हर जिले में वैक्सीनेशन के सेशन साइट्स निर्धारित किए जा रहे हैं और वो इस प्रकार से निर्धारित किए जा रहे हैं कि लोगों को बहुत दूर तक न चलना पड़े। जहां आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिट्स तैनात हैं वहां यूनिट के भीतर भी वैक्सीनेशन सेशन साइट्स की स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। State that the drug regulator will take into account safety, immunogenicity and efficacy before giving approval to any vaccine. However, you also briefed us about the elaborate setup that has been put in place for AEFI. We already do a lot of vaccinations, AEFI happens, but what is it about this vaccine, if it is going to take into account safety data and all of that, what is it about this vaccine that requires arrangement for AEFI monitoring and treatment and all of that? 3 parameters. Firstly, this is an adult vaccine. Our AFI system was targeted to children and women, and those vaccinations take place in a certain way, starting with hospitals and then into the community. So when you are going to deal with adults, they are going to be physically located in some ways in a different way, and therefore practical aspects have to be tackled. Number 2, we should remember that these vaccinations are new platforms. Number 3, multiple platforms, not just new but also different platforms. That brings in complexity. And also, if an emergency authorization is being given, please remember it is an emergency authorization, and that brings in even more responsible behavior. And lastly, even if these 2 situations were not applicable, when you are going for an AEFI system for a new vaccine, there are always new aspects, new side effects, new situations that have to be kept in mind. So some vaccines will cause, let's say, allergic reaction. Others will perhaps have a very high fever, which is a different thing. Some others may be known for a second day, some complications. So there are always nuancing in terms of side effects for new vaccines. So that has to be factored in. Adult vaccination program has to be factored in, EUA, and above all, please remember this time, this is a very large number of beneficiaries and target groups to be tackled over a short period of time in a mission mode. So therefore, there is a need to build on the standard principles of AEFI and make it specific to the fuller dimension and the full dimension of the requirements of this particular set of vaccines. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, friends.